तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी एनसीईआरटी सेकंड पार्ट दैट इज चैप्टर 7 इंटीग्रल्स के साथ। ये आपकी इंटीग्रेशन की एक बेसिक क्लास लेने वाला हूं मैं। इसके अंदर आपको बताऊंगा एक्चुअल में इंटीग्रेशन होता क्या है, कुछ फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन को जानने से पहले आप ये जानिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बनता है ना, उसका एक रीजन होता है बनने का। डिफरेंशिएशन का जो मेन कॉन्सेप्ट था ना, दैट वाज एक्चुअली मोटिवेटेड टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व। क्योंकि देखिए कोई भी थ्योरी बनती है ना, तो वो किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनती है। तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आती थी, अगर कोई भी एक कर्व होता है जो भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स से डिफाइन करते हैं, अगर हम इस कर्व को क्या कहते हैं किसी भी ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, अगर मेरे को पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी स्लोप चाहिए होती है, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ शॉर्ट तरीका बनाना था। तो इसी वजह से क्या किया, मैथमेटिक्स में इसकी डेवलपमेंट होती है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की डेवलपमेंट के पीछे जो मोटिवेशन थी वो थी स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व, ये फाइंड करने की। अगर आपको याद हो dy बाय dx से स्लोप हम निकालते थे एंड दैट इज अ डेरिवेटिव। ठीक है, एंड डेरिवेटिव को निकालने के तरीके को हम लोग बोलते थे डिफरेंशिएशन, राइट। ये होता था। अब सिमिलरली इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन एक्चुअली डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देता हूँ, डी बाई डी एक्स मतलब मान लो मैं साइन एक्स का निकाल रहा हूँ, तो इसका क्या बनता है कॉस एक्स। लेकिन अब मानो कि मेरे को किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा है कि cos x इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन, फाइंड द फंक्शन। मेरे कहने का मतलब आप ये समझो, अगर मैंने आपको दे रखा है f डैश x, आपको गिवन है cos x, और आपको बोलेंगे f ऑफ x निकालो, तो आप कर क्या रहे हो, आप डिफरेंशिएशन नहीं निकाल रहे, अब आप एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हो, यानी एंटी डिफरेंशिएशन हो गया, उल्टा प्रोसेस कर रहे हो। तो उसके लिए क्या बनेगा साइन एक्स। तो ये हो गया एंटी डेरिवेटिव निकालना, एंटी डेरिवेटिव निकालना। तो अब लेकिन यहाँ पे एक चीज की प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम क्या है आपको बता दूं। आपको अगर क्या कहते हैं फंक्शन साइन एक्स का मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो एक बात बताइए, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 करता, ये साइन एक्स अलग फंक्शन है और ये 5 इसमें ऐड कर, तो इसका भी डिफरेंशिएशन वही cos x होता। तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर अगर f डैश x cos x है तो f ऑफ x sin प्लस 5 भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कांस्टेंट, प्लस a भी हो सकता है कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि यार अगर आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है किसी चीज का, तो वो इनडेफिनेट निकल रहा है। यहाँ से क्या निकल रहा है इनडेफिनेट, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल सकती। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक आता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड एक आता है डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे इनडेफिनेट, देखो आपको मैंने बताया जैसे डिफरेंशिएशन को फाइंड करने के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम चाहिए थी, तभी हमने डिफरेंशिएशन की वो हुई, क्या कहते हैं डिस्कवरी बोल लो, क्योंकि इन्वेंट नहीं हुआ, ये ऑलरेडी था, इसकी डिस्कवरी हुई। तो सिमिलरली इनडेफिनेट की क्यों हुई है, जैसे यहाँ पे था स्लोप ऑफ अ टेंजेंट वाली प्रॉब्लम थी, यहाँ पे पता है इनडेफिनेट क्यों आया है, टू फाइंड अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज नोन। किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव नोन है और हमें वो फंक्शन पता लगाना है, तो हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज, राइट। और यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल्स का काम क्या है, टू फाइंड, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत आसान सी चीज है, एरिया अंडर द कर्व के लिए हम ये सब इंटीग्रेशन वगैरह क्यों सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझो, फंक्शन जो होता है उसको हम एफ ऑफ एक्स से डिफाइन करते हैं। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है वाई, राइट। एक्स क्या होता है, इसका डोमेन, डोमेन रिप्रेजेंट इस वाली एक्सिस पे करता है, फंक्शन रिप्रेजेंट इस एक्सिस, राइट।
अब मान लो ये एक फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, ये कुछ ना कुछ एफ ऑफ एक्स होगा फंक्शन, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको इसके अंडर का एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, मतलब ये एरिया, तो देखो आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है कि जिससे आप ये निकाल लो। अगर मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन होती इसके एरिया अंडर, तो आप आराम से रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा देते, काम खत्म हो जाता। बट यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है, ना कोई परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर सी शेप है या कोई सर्कुलर शेप है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ये तो एक इस पे बेस्ड है, क्या कहते हैं, फंक्शन पे बेस्ड है। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, इसको ना छोटे छोटे माइन्यूट रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकते हो, छोटे छोटे रेक्टेंगल। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मतलब बहुत, ये तो दिख भी रहे हैं आपको इतने बड़े बड़े। तो इससे क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल से बन जाएंगे अगर इसको बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड कर दें। अब आप ये सोचो कि मान लो ये पार्ट है, ये वाला रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के अंदर, चलो ये वाला रेक्टेंगल लेता हूँ, इस रेक्टेंगल की ये जो है ये y मानी जाएगी क्योंकि ये y एक्सिस का पॉइंट है, और ये जो पार्ट है ना ये x एक्सिस का है बट बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसको मैं dx बोल सकता हूँ, राइट। तो अगर ये एक रेक्टेंगल बना, इसकी लेंथ ये मान लो, ब्रेथ ये मान लो, या आप इसको लेंथ मान लो या इसको ब्रेथ मान लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे एरिया को आप पता क्या बोल सकते हो कि भाई एरिया जो है वो है वाई डी एक्स। किसका एरिया, सिर्फ एक स्ट्रिप का एरिया, और ये कितनी ज्यादा स्ट्रिप्स में होएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, ये सारे वाई डी एक्स है ना, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। अब सोचो, इस पूरे एरिया को मैंने छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में बांट दिया और इन सारी स्ट्रिप्स के एरिया को जोड़ दिया, तो मुझे एरिया अंडर द कर्व इजीली मिल जाएगा। तो ये वही है, एक स्ट्रिप का एरिया, इंटीग्रेशन मतलब इसी टाइप की सारी स्ट्रिप को जोड़ देना इस फंक्शन से रिलेटेड। अब बात खत्म नहीं होती है यहाँ पे, हमें आंसर तो बेटा डेफिनेट चाहिए ना एक, क्योंकि एरिया को मैं कांस्टेंट में तो ऐसे छोड़ूंगा नहीं, मतलब इनडेफिनेट वे में एरिया तो एक डेफिनेट चीज होती है। तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, मान लो ये इस पॉइंट से निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट में ये जो डोमेन है ये मान लो 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 10 तक जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे बोलूंगा 1 to 10 तक जितनी भी स्ट्रिप्स बन रही है, कहां से, 1 से लेके 10 तक जितनी भी स्ट्रिप्स बन रही है वाई डी एक्स की, उनको ऐड करना। तो ये बन गया कि भाई इंटीग्रेट करना है हमको इन स्ट्रिप्स। ठीक है, ये तो हो गई प्रैक्टिकल चीज कि इनडेफिनेट क्यों आता है, ताकि हमें एंटी डेरिवेटिव मिल पाए फंक्शन का। यानी अगर हमें डेरिवेटिव दे रखा है तो हम उसका ऑपोजिट करके, उल्टा करके हम उस फंक्शन की वैल्यू निकाल सके, मतलब उस फंक्शन को फाइंड कर सके। और डेफिनेट हमारा किस काम में आता है, एरिया निकालने के काम में आता है। एंड इस पे स्पेसिफिकली चैप्टर जो 8 है वो बेस्ड है, उसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी बोल देते हैं इसीलिए। तो इस पे चैप्टर 8 बेस्ड है। चैप्टर 7 के अंदर आपको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना सिखाएंगे, बट उसको प्रॉब्लम में अप्लाई करना नहीं सिखाएंगे, वो चैप्टर 8 में। जैसे आपने डेरिवेटिव पढ़ा था ना चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद एओडी पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ पे आप इंटीग्रल्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ोगे। तो बेसिक ये है कि ये इंटीग्रेशन आया क्यों काम में, हम पढ़ते क्यों है इसको, ये थी चीज। तो हम लोग अब कुछ सिंबल्स देखेंगे, टर्म्स देखेंगे, फ्रेजेस देखेंगे और उनके मीनिंग जानेंगे कि इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें किसको डिफाइन की जाती है। अब ये जो है आपको मैंने अभी जैसे सिखाया था वाई डी एक्स और उसका इंटीग्रेशन, तो ये वो है, y की जगह f ऑफ x लिख दिया, फंक्शन ऑफ x, एंड dx इज अ स्मॉल x, चेंज इन x, जो मैंने ग्राफ में बताया था dx क्या होता है। अब अगर ये आता है ना, इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम क्या कहते हैं प्रोनाउंस करेंगे इंग्लिश में, तो ये बोलेंगे हम इंटीग्रल ऑफ f, इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, यानी विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। दूसरा सिंबल इसके अंदर जो f ऑफ x यूज हो रहा है ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो f ऑफ x है जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड, ये होता है इंटीग्रैंड। ठीक है, ये इसको इंटीग्रैंड। नेक्स्ट, ये तो आपको पता ही है, जो यहाँ पे x यूज कर रहे हैं
ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब हम किस वेरिएबल में करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स में इंटीग्रेशन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक अच्छी चॉइस थी डिफरेंशिएशन के अंदर कि अगर अलग अलग वेरिएबल्स भी हैं तो आप डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हो, मे बी dy बाई डी एक्स उसके साथ लग जाएगा। जैसे एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना था तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते थे और y के डिफरेंशिएशन में dy बाई डी एक्स लिख देते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएबल में ही रखना है, उसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या कहते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा कि भाई इंटीग्रेट इंटीग्रेट करो, इसका मतलब बहुत सिंपल है, आपको इंटीग्रल फाइंड करना है, फाइंड दी इंटीग्रल। और आपको एक चीज बता देता हूँ, इंटीग्रल मतलब पता है क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव ही होता है, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रल क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव ही होता है। ओके, अब इतना हो गया। और अब एक सिंपल सी चीज है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। जैसे वो होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, वैसे ही है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव एक वैल्यू होती है, चाहे वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो। वेरिएबल क्या कहते हैं, एक डेरिवेटिव एक फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन कोई फंक्शन नहीं होता, डिफरेंशिएशन तो डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं। सिमिलरली इंटीग्रल भी एक फंक्शन आएगा या कोई कांस्टेंट आएगा व्हाटएवर, और उसको निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, और आप जो कह रहे थे सी यूज करूंगा मैं यहाँ पे, बड़ा कैपिटल सी यूज करेंगे, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गए आपके कुछ सिंबल्स, टर्म्स, फ्रेजेस और उसके मतलब। तो अब इसको करने के बाद हम लोग करेंगे, सबसे पहले जो आपकी हेडिंग डलेगी वो डलेगी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। हेडिंग डाल लो भाई, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, अब बात करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, जैसे आपने डिफरेंशिएशन के सीखे थे वैसे ही इंटीग्रेशन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ना आपको डिफरेंशिएशन वाले कुछ लिख के दिखाऊंगा और उसी के साथ साथ आपको इंटीग्रेशन वाले भी लिख के दिखाऊंगा। तो इससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी, पैटर्न बनाने में इजी रहेगा कि अच्छा यार इसका डेरिवेटिव ये था तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रल की। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस सेव कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो डेरिवेटिव पे आते हैं। सबसे पहले जो आपने डेरिवेटिव सीखा था ना, वो इसका सीखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का सीखा था। तो आपने ये चीज सीखी थी, ये क्या बनता था आपका, एन, एक मिनट, ये आपने सीखा था एन एक्स एन माइनस वन, ऐसी चीज सीखी थी। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना आता है। तो सिमिलरली अब मैं यहाँ पे ना कुछ चेंज करने वाला हूँ, और वो चेंज क्या है वो आपको बताता हूँ। मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, आप इसका सेपरेटली भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन बेटा आएगा एक्स टू द पावर एन। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, क्योंकि एन प्लस वन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है बाहर, इसमें वही चीज अप्लाई करो डिफरेंशिएशन वाली, आपको ये चीज मिल जाएगी। तो यानी कि इसका उल्टा अगर मैं करूं, इंटीग्रेशन कर दूं इसका, ध्यान रखना, जैसे आप एक्स स्क्वायर को अगर मान लो दे रखा है वाई, अगर इस स्क्वायर वाले टर्म को उधर लेके जाओगे तो अंडर रूट बनता है, वैसे ही डिफरेंशिएशन अगर उधर जाता है तो इंटीग्रेशन बनता है। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये इसका उल्टी चीज है, मतलब ऑपोजिट चीज है बिल्कुल। तो अब मानो कि डी बाई डी एक्स आप इधर ले गए, यानी कि अब आप क्या निकाल रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन
और यहाँ पे इस चीज का जरूर ध्यान रखना, dx यूज करना मत भूलना। ये जो dx है ये क्या एक तरह से क्या कहते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी वेरिएबल को, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर आएगा भाई, x n+1 n+1। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। अगर आपको जैसे डिफरेंशिएशन में आप करते थे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, तो x टू द पावर n-1 लिखते थे। यहाँ पे x टू द पावर n का क्या होगा डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, नीचे वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा, इसको दिमाग में डाल के, राइट। अब यहाँ पे आप चीज एक सीखो, अगर कभी भी डिफरेंशिएशन निकालते थे आप x का, तो वो आता था 1। इसकी नेमिंग भी कर दो, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड। तो अब सोचो डी बाई डी एक्स तो उधर जाएगा तो क्या होएगा, आप एक कांस्टेंट का यानी 1 का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, तो इस साइड क्या रह जाएगा, सिर्फ x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 होएगा आपका x। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताऊंगा, प्लस सी लगाना मत भूलना। प्लस सी इसलिए नहीं लगाना भूलना आपको, बिकॉज यू नेवर नो कि यहाँ पे और कोई कांस्टेंट भी तो हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स आपका x का ये है, ठीक है, अगर मैं बोलता डी बाई डी एक्स ऑफ x+6, तब भी आंसर कितना आता भाई, 1। तो अगर आप इसको इधर भेजते तो कितना आता, x+6 इज इक्वल्स टू कितना, इसका आंसर तो ये बन गया। तो हम क्या करते हैं, हमेशा एक प्लस सी को यूज करते हैं कि वो प्लस सी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन x तो फिक्स है, प्लस सी यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे ही आपने ये सीखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये तो होता है आपका कॉस एक्स। तो ऐसे ही अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा कॉस एक्स डी एक्स का, तो ये आपका बन जाएगा साइन एक्स। बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इस डी बाई डी एक्स को उधर लेके जा रहा हूँ सॉल्व करने। इसके बाद नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं निकालू माइनस कॉस एक्स का, अभी आपको पता चलेगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कॉस एक्स का तो होता है साइन माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स का क्या होगा, पॉजिटिव साइन। तो इसको आप इधर भेजो तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। इसमें ध्यान रखना सब में प्लस सी लगाना मत भूलना, अगर मैं नहीं भी लगाता तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सारे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में प्लस सी लगेगा, इसके मार्क्स कटते हैं, कोई भी इसको लगाना मत भूलना। नेक्स्ट फिफ्थ डी बाई डी एक्स ऑफ, आपने पढ़ा हुआ है tan x, तो tan x का आपने पढ़ा हुआ है, इसका होता है sec स्क्वायर x। तो सिमिलरली sec स्क्वायर x का क्या कहते हैं इंटीग्रेशन होता है tan x। अब यहाँ पे ध्यान रखना भाई, sec x का कोई मैंने आपको यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन नहीं बताया, आगे बताऊंगा sec x का या cot x का, ये जितने भी आएंगे वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैंने ऐसा कोई नहीं बताया। sec स्क्वायर x का बताया, वो होता है tan x, राइट। इसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ, ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सब में प्लस सी लगा लेना भाई, इसकी हैबिट डाल लो। फिर इसका मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होएगा, माइनस कॉट। और इसको याद रखने का ये भी तरीका है, जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था ना, जहां जहां सी इन्वॉल्व हो जाते हैं कॉस एक्स, वहां पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे सी इन्वॉल्व है माइनस कॉस एक्स, तो क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली कॉस यहाँ इन्वॉल्व है, कॉट माइनस हो जाएगा। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का आपने सीखा हुआ है, ये होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो ऐसे ही सेक एक्स इंटू टैन एक्स का अगर करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन, तो उसका आंसर आएगा सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स टैन एक्स के बाद हो गया आपका, मतलब सेक एक्स का हो गया, फिर इसके बाद कॉसेक एक्स का सीखा हुआ है। अब यहाँ पे सी इन्वॉल्व था तो मैं यहाँ पे माइनस पहले ही लिख देता हूँ। तो इसका होता है आपका कॉसेक एक्स कॉट एक्स, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, और सी इन्वॉल्व है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग वो भी पढ़ने वाले हैं इनवर्स के बारे में। इनवर्स के डिफरेंशिएशन भी आपने सीखे हुए हैं 12th में। इनवर्स का देख लो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का आपने सीखा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स के जो है वो है वन वन अपॉन वन माइनस अंडर रूट ए। तो इसका वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अगर आप लिखते हो ना, और यहाँ पे डी एक्स लगता है, मतलब या तो वन लगा रखा है तो इंटू डी एक्स का, तो एक ही बात है। तो इसका आपका बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको ध्यान में रखना है। अब एक चीज आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि जैसे ये है नाइन्थ के बाद 10th, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर याद हो आपको कॉस इनवर्स एक्स का, बस इसमें पता क्या होता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यानी कि अगर इस नेगेटिव साइन को मैं इधर भेज दूं, मैं नेगेटिव ऑफ ये निकालूंगा तो मेरा आंसर तो यही आएगा ना। नेगेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का अगर मैं निकालूंगा यही आएगा। यानी कि यहाँ पे आपको एक चीज सीखने को मिली कि वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो इसका आंसर आप साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, या फिर माइनस, मैं लिख देता हूँ, या फिर इसका इंटीग्रेशन आप ये भी लिख सकते हो भाई, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आप सोचोगे सर आंसर अलग अलग आ रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आंसर इक्वल है, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से इक्वल है, बट फॉर्म्स डिफरेंट हो। और ये जो चेंज है, ये प्लस सी भी इसमें कुछ चेंजेस डालता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि सर साइन इनवर्स एक्स क्या नेगेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है, मैंने ऐसा नहीं बोला, ना ही मैंने कभी आपको ऐसा कुछ पढ़ाया है। ठीक है, वो चेंज क्यों आ रहा है, इस कांस्टेंट की वजह से आ रहा है। तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू ओवरऑल, और ये ओवरऑल, ये कांस्टेंट कुछ और होगा यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट कुछ और होगा, ये दोनों वैल्यू इक्वल मानी जाएगी, ओवरऑल कह रहा हूं मैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं ऐसे इनवर्स का। जैसे आपने डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स सीखा हुआ है, अब वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अगर आपको ऐसी इसका इंटीग्रेशन निकालना हो, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का dx, ये आपका निकलेगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स डालते तो नेगेटिव आता है, जैसे यहाँ पे केस बना ना, वैसे ही आप इसको भी ये लिख सकते हो कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ लग जाएगा नेगेटिव का, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। जैसे ये केस बना, वैसे अगर यहाँ नेगेटिव होता तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट 12th वाला आपको बता देता हूँ, मतलब 11th और 12th इसमें ही कंसिडर हो गए, ठीक है। इसको चलो 12th वाला मान लो। 12th वाले में क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स निकालते थे आप, क्या वन अपॉन अंडर रूट, क्या कहते हैं, वन अपॉन एक्स अंडर रूट वन, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका अगर ऑपोजिट करना है तो आपको ऑपोजिट में क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन है इज इक्वल्स टू, मैं ढंग से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू, ये आपका बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली इसको आप नेगेटिव कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके क्या कहते हैं इनवर्स वाली चीजें। अब मैं करता हूँ 13th, इसमें बहुत इजी है ये तो, ये याद भी रहेगा आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स जब आप करते थे तो ई टू द पावर एक्स ही आता था, सेम यहाँ पे इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका ई टू द पावर एक्स प्लस सी ही आने वाला है भाई, सेम इंटीग्रल है इसका, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। 4th, आप वहां पे ये करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, राइट, ये आपका आता था वन बाय एक्स। तो यहाँ पे अगर कभी वन बाय एक्स आएगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log x प्लस सी। अब काफी जगह क्या है यहाँ पे मॉड भी लगा देते हैं, तो आप इसको मॉड में यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं चीज, राइट। अब इसके बाद क्या कहते हैं 14 के बाद 15, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे देखना ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करने बैठे तो ए टू द पावर एक्स आए, तो ऐसे ही ए टू द पावर एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका आ जाएगा ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस,
ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिक इंटीग्रेशन के कुछ। तो ये हो गया इतना। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल का मतलब यहाँ पे है कि अगर मान लो कि दो फंक्शंस आपको दे दिए, पहली प्रॉपर्टी, दो फंक्शंस है, इनका सम है और ये दे रखा है, तो आप पता क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। ध्यान रखना dx इसके साथ भी जाएगा, dx इसके साथ भी, बट यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड है कि ये दोनों सेम वेरिएबल वाले फंक्शंस होने चाहिए, और आप इसको सेपरेटली कर सकते हो ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे अगर बोल दिया जाए आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अभी आपने सीखा कि यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स क्या होता है हमारा, माइनस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है आपका, साइन एक्स, प्लस सी लगाना मत भूलना। अब एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे आपको, थोड़ा सा और क्लियर होगा कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, इसका सी अलग आया प्लस सी वन, इसका सी अलग आया, इसको मैं बोलता हूँ प्लस सी टू, लेकिन फाइनल आंसर में सी वन प्लस सी टू होके फाइनल सी बना देते हैं, उसको मैं प्लस सी लिख। ध्यान रखना, मतलब सी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सी वन प्लस सी टू, तो आपका फाइनल आंसर ऐसा लिखा जाएगा इस तरह। अब इसके बाद ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो यहाँ पे k है, k इज अ कांस्टेंट एंड एक फंक्शन है f ऑफ x dx। तो जैसे आप वो करते थे ना डिफरेंशिएशन के अंदर, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर ले जाते थे, डी बाई डी एक्स के बाहर, यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो। ये जो भी कांस्टेंट हुआ करेगा वो बाहर चले जाएगा इंटीग्रेशन के, इसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं, इसको बाहर भेजो, जब सिंप्लीफाई करोगे तब इसको कैलकुलेशन में यूज करना है, तो आप कर सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ कि अगर बोला जाए टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो आप क्या लिखोगे, टू को बाहर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस टू कॉस एक्स प्लस सी, तो ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे मान लो एफ ऑफ एक्स हो ही ना, सिर्फ के हो, तो अगर के है खाली तो आप इसका आंसर लिखोगे के एक्स। इसका रीजन, के तो बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचा, वन डी एक्स, और आपको सिखाया है इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या होता है, हमेशा एक्स होता है, तो एक्स इंटू के एक्स बन गया। तो इस हिसाब से अगर कभी किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे ना, मान लो टू डी एक्स, तो इसका आएगा टू एक्स। अगर मान लो आपने किया ए डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, तो इसका आंसर आएगा ए एक्स। ए बाहर चले जाएगा, अंदर वन रह जाता है, वन डी एक्स का अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूलेस के अंदर कि वन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स। अब अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ अपने आप से ले लेते हैं कि भाई अच्छा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स है और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसका मल्टीप्लीकेशन हो रखा है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स? मैं कहूँगा नहीं, नहीं लिख सकते। सेम मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसे नहीं लिख सकते, और ना ही क्या कहते हैं आपका उसके लिए भी नहीं लिख सकते डिवीजन के लिए। बट यस, प्लस और माइनस जब होगा तो आप यहाँ पे प्लस माइनस यूज करके ऐसे कर सकते हो। तो ये चीज, ये जो ब्रैकेट ओपन वाली चीज है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में यूज में नहीं आती, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आती है। आप सोचोगे कि सर नीचे तो मल्टीप्लीकेशन में भी यहाँ यूज कर दी, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, यहाँ पे एक कांस्टेंट है दूसरा फंक्शन है, तो दिस इज अ सेपरेट केस। तो इन सबको करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस के टाइप करने वाले हैं। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसी के कुछ पार्ट्स करा देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे ना मैं अभी आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करा रहा, मैं एक एंटी डेरिवेटिव वाले तरीके से करा रहा हूँ, और उसको बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। एग्जाम्पल 1 है, दैट इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पता है किस पे बेस्ड है, आपने जो डेरिवेटिव्स पढ़े हैं ना उसी के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, यहाँ पे डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको यहाँ पे बोला है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। ध्यान रखना भाई, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक ही चीज है। जब तक आपको बोलेगा नहीं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज करने के लिए, आप बिल्कुल मत यूज करना। चाहे एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है,
लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज करो, तो आप अपना नॉर्मल अभी जैसे इंटीग्रेशन सिखाई है वैसे ही यूज करनी है। लेकिन जब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वर्ड यूज होता है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा चेंज लाना है। मैं फर्स्ट ये ले लेता हूँ, जैसे cos 2x कह रहा है वो, आपको निकालना क्या है भाई, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, बट आपको ये इंस्पेक्ट करना है यहाँ पे कि यार ये जो cos 2x है ये किसका डिफरेंशिएशन होता था। आपको एकदम से हिट कर जाएगा, अच्छा यार ये तो cos 2x जो इन्वॉल्व होता था, ये अगर sin 2x का मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो मुझे ये टर्म मिल जाता था, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको खुद इंस्पेक्ट करके लिखना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना, तभी इसको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोला जाता है। आपको cos 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या करोगे, खुद सोचोगे यार cos 2x तो sin 2x के डेरिवेटिव में आता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ sin 2x कितना होता है, आप ये निकालो, ये निकलेगा sin 2x का क्या होता है cos 2x, आगे इंटू 2 भी होता है। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, इसको क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है ना इसको इधर भेज दोगे दूसरी साइड में, यानी कि ये जो 2 है ये प्रॉब्लम दे रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x अपॉन 2, ये बन गया आपका cos 2x। तो यानी कि cos 2x का आपको एंटी डेरिवेटिव मिल गया भाई, तो आप यहाँ लिखोगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज इक्वल्स टू साइन 2x बाई 2। ध्यान रखना यहाँ पे आपने कोई डायरेक्टली यूज नहीं किया। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, अगर मैं इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व करता तो कैसे करता, देखो यहाँ पे वेरिएबल के साथ लगता है कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि आप इस केस में, जैसे अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे, याद है अगर आपको पुरानी पुरानी डिफरेंशिएशन, एक मिनट, हाँ, जैसे क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन के केस में यहाँ कांस्टेंट आता था, तो आप क्या करते थे, चेन रूल लगा के इसको बाहर ले देते थे मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे भी वही करना है, बट मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा, डिवीजन में आएगा। इसका एग्जांपल इसी क्वेश्चन के हेल्प से बताता हूँ, cos 2x dx। तो सबसे पहली चीज आपको बता रखा है कि cos के साथ कोई भी cos का फंक्शन होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, साइन के फंक्शन में चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन कह रहा हूँ। अब यहाँ पे 2x है ना, डिफरेंशिएशन के केस में 2 को आप बाहर लिखते थे, बट इंटीग्रेशन के केस में ये जो मल्टीप्लाई होता है ना अंदर, ये नीचे लिखा जाता है, और क्या लगा देते हैं हम लोग इसके साथ, प्लस सी। ओके, तो ये इसका बन गया एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे, जब हम वर्ड यूज करते हैं ना बेटा एंटी डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हमें प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं, इस चीज को ध्यान में। जब मैं बोलूंगा कि इसका इंटीग्रल निकालो तो आपको प्लस सी यूज करना, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब आपको यहाँ पे प्लस सी यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप सोचोगे सर अगर मैंने प्लस सी यूज कर लिया तो भी कोई कुछ नहीं नंबर काटता, क्योंकि इट इज नॉट अ बिग डील, बट जहाँ पे प्लस सी यूज करना है वहां तो आपको करना ही पड़ेगा। तो एंटी डेरिवेटिव में आप यहाँ पे नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, प्लस सी कोई यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, मैंने रिवर्स प्रोसेस से निकाला है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से जब निकालोगे तो प्लस सी लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बट जब इंटीग्रेशन से करोगे तो यू हैव टू राइट प्लस। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन का कोई एग्जाम्पल कराता हूँ, जैसे एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में दे रखा है आपको एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे ना ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस तो आएंगे नहीं, तो आपका काम ये रहना चाहिए कि यार आपको सिंप्लीफाई करना है इंटीग्रैंड को, और इंटीग्रैंड इसको बोलते हैं, आपको बता रखा है। तो इंटीग्रैंड कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये बहुत सिंपल तरीके से एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, फिर क्या कहते हैं यहाँ पे मैंने dx लगा दिया, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। मैंने एक्चुअल में यहाँ पे क्या किया है कि एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, एक्स क्यूब के साथ अलग, माइनस 1 के साथ अलग, तो ये आपका बन जाएगा एक्स dx, और ये आपका बन जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 2 dx। तो x इसका क्या बनता है, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ा है तो ये होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये x की पावर 1 है पावर, तो ये बन जाएगा x 1 प्लस 1 मतलब 2, नीचे 1 प्लस 1 मतलब 2, माइनस ये आपका कितना बन जाएगा, x टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2
माइनस और माइनस कैंसिल होके प्लस बाय 1/x। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, इसके साथ प्लस C1 आना था, इसके साथ प्लस C2 आना था। इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करके फाइनल आंसर में बस ई जोड़ के लिख देना, आपका काम खत्म, नंबर मिल गए पूरे। अब ऐसे ही मैं आपको क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 3 करा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो, क्वेश्चंस को बस सिंप्लीफाई करने पे ध्यान देना है। यहाँ पे मैं इसका सेकंड पार्ट ले लेता हूँ पहले। सेकंड पार्ट में बोला है cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx। आपका काम है इसे सिंप्लीफाई करना। cosec x को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x और यहाँ पे है भाग dx। अब देखो ये f ऑफ x प्लस g ऑफ x बन गया फंक्शन, इन दोनों का सम। तो इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो, cosec स्क्वायर x dx प्लस cosec x cot x dx। अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि भाई cosec स्क्वायर x dx होता था आपका माइनस cot x प्लस C1, और ये भी याद होना चाहिए cosec x इंटू cot x ये होता था आपका माइनस cosec x प्लस C2। इसके बाद काम खत्म हमारा, माइनस cot x को यहाँ लिखो, माइनस cosec x को यहाँ लिखो, C1 प्लस C2 मिलके एक C बना देगा। अब आप सोचोगे सर ये प्लस लूं माइनस लूं C को, तो इसकी टेंशन ही छोड़ दो। C इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट कैन बी अ नेगेटिव, कैन बी अ पॉजिटिव, तो आप हमेशा प्लस C लगा दो। अगर आप माइनस C लगाना चाहते हो तो माइनस C लगा दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कांस्टेंट के केस में। तो ये हो गया इतना, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक थर्ड पार्ट कराता हूँ। थर्ड पार्ट में देखो, फर्स्ट टाइम में अगर आप इसको देखोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा कि अच्छा सर इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करें कि cos स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे आप काफी सारा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे यार कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि यार 1 माइनस साइन एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स को ये लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो काफी मतलब ऐसे दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे यार यहाँ तो आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सिंपल चीज यूज होनी थी, और वो क्या, सेपरेशन, डिनोमिनेटर सेपरेशन बोलते हैं इसको। जैसे आपने इससे पिछले से पिछले क्वेश्चन में जो किया था, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो ये देखो ये क्या बनेगा, सेक्स स्क्वायर एक्स dx। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये सेक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। देखो नीचे ये जो है ना, यानी कि क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ही तो है। तो एक cos x के साथ क्या बन जाएगा, sin x बाय cos x बन जाएगा tan x इंटू 1 बाय cos x ये बन जाएगा sec x dx। तो आप यहाँ पे देखोगे, अच्छा आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, sec स्क्वायर x किसका होता है भाई, tan x प्लस C1 माइनस tan x इंटू sec x किसका होता है, sec x का होता है, sec x प्लस C2। तो ये आपका बन जाएगा tan x प्लस sec x प्लस C। हो गया इंटीग्रेशन खत्म इसका। तो यहाँ पे आपको जो चीज सीखनी है वो ये है कि आप कैसे इस कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई कर सको, ताकि आप एक फॉर्मूले को यूज करके इसे सॉल्व कर सको। जैसे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा था, आपने इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया कि एक फॉर्मूले में चेंज हो जाए और आप फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालो। ये चीज के लिए आपको करनी है थोड़ी सी प्रैक्टिस। हाँ, तो इसमें ध्यान रखना ये माइनस साइन भी था, तो ये माइनस सेक एक्स होगा, इसको करेक्ट कर लेना, tan x माइनस सेक एक्स प्लस सी। तो हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, एंड दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहाँ पे देखो क्या है, बहुत सिंपल चीज दे रखी है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f इफ स्मॉल f डिफाइंड बाय, एक फंक्शन है आपको क्या कहते हैं, दे रखा है f ऑफ x 4x क्यूब माइनस 6 वेयर f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3। आपको ये चीज दे रखी है, आपको बोला क्या है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f। यहाँ पे देख लो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर लेते हैं, इसको नहीं भी करना तो मत करो, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज नहीं करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका क्या करोगे, एंटी डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकाल। तो आप इसको ये निकालो 4x क्यूब
-6 dx। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 3 क्या कहते हैं, जब इसको आप सेपरेट करोगे तो बनेगा 4 ऐसे बाहर, x³ dx -6 यहाँ पे dx यहाँ पे। ये कितना आएगा सॉल्व होने के बाद, ये आपका आ जाएगा 4x⁴/4 माइनस क्या आएगा 6x प्लस c लगाना मत भूलना। अब आप बोल रहे थे ना c1 प्लस c2 लगाना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है, फाइनल आंसर में प्लस c लगा दो, एक ही बात है। 4 से 4 हो गया कैंसिल, ये आ गया x⁴ माइनस 6x प्लस c। तो ये जो है ना क्वेश्चन के अंदर एंटी डेरिवेटिव निकाला आपने, और इसने एंटी डेरिवेटिव को ना f से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F, तो यानी ये कैपिटल F की वैल्यू है, और ये किसका वेरिएबल है, किसका फंक्शन है, x का, इसमें वेरिएबल है x। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है f की वैल्यू निकालनी, तो देखो f की वैल्यू कंप्लीट पता है कब निकलेगी, जब c की वैल्यू आपके पास हो। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या उसने कुछ दे रखा है, यस, उसने आपको बोला है कैपिटल F ऑफ 0 इज 3। तो यहाँ पे आप 0 पुट करके देखो, जब आप 0 पुट करोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 6 × 0 हो जाएगा, यहाँ पे c रह जाएगा। f ऑफ 0 कितना दे रखा है 3, तो 3 इज इक्वल्स टू c, c की वैल्यू निकाल दी 3, बस आपका काम है यहाँ पे पुट करना। तो जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा x⁴, यहाँ पे x भी लगाना मत भूलना, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x⁴ माइनस 6x प्लस 3। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज आपको इसलिए दी थी ताकि आप c की वैल्यू फाइंड कर सको और परफेक्ट आंसर निकाल सको। तो आपका f ऑफ x इस बार आ जाएगा ये, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। तो इसके साथ मैं आपको देता हूँ एक्सरसाइज 7.1 एज अ होमवर्क। आप सारे क्वेश्चंस अपने आप से इसके ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज 7.1 के। स्टिल आप अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑफ इट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।